पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति नहीं है, जनता है। देखो, बड़ा आदमी अपना काम पैसे से किसी ना किसी तरह उनके पास 1000 तरीके के सोर्स होते हैं, वो करा लेते हैं। लोगों के काम होते चले गए, जुड़ते चले गए। बड़ी बूढ़ी सी औरत आई कि आंखों का ऑपरेशन में निःशुल्क करा, जिसे 5 पैसे नहीं। सिंबल पर मेरा अधिकार था। अपने जिलाध्यक्ष जी से और अन्य पार्टी के लोगों से निवेदन किया, किसी आनी आरक्षित हो जाएगी तो हम चुनाव नहीं लड़ सकते। कहने लगे आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। मैंने कभी किसी से जाति की बात नहीं की। सड़क, बिजली, पानी का मतलब चेयरमैन नहीं होता। नाला, पटरी का आप जीवन देखो भाई साहब, वो कैसे लोग रहते हैं, समझ नहीं पाता कि वो पैसा गया कहाँ। तो वो काम वाला व्यक्ति पसंद होगा तो वोट मुझे जरूर करेंगे। वोट नहीं मिले या मैं चुनाव हार गया तो ये एक प्रत्याशी तो हमारे यहाँ जो बाहर का रहने वाला है, दूसरा ऐसा है जो यहाँ का रहने वाला है लेकिन बाहर रहता है। मुझे इस चुनाव में हारने का कोई दुख नहीं हो। कुछ लोग ने अपनी हार स्वीकार कर भर दिया। आप खनन का भी काम करते हैं, आप कट्टी का भी काम। आशीष ने मित्तल ने तो हमें समर्थन दे दिया। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का आगाज़ हो चुका है और आज हम पहुंचे हैं शामली जनपद के कस्बा झिंझाना में, जहां पर आशीष मित्तल जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं आशीष मित्तल जी से चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं और क्या क्या उनकी रणनीति है और चुनाव को लेकर उन्होंने क्या क्या अपने कार्यक्रम बना रखे, उनके बारे में हम आशीष मित्तल जी से जानकारी लेते हैं। आशीष मित्तल जी, गाम तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद रवि भाई, पंकज भाई, आपका बहुत बहुत। आशीष मित्तल जी, जैसा कि नगर निकाय चुनाव में आपने नामांकन किया है और आप जैसे सुनने में आ रहा है कि मजबूती के साथ आप अपने चुनाव को अंजाम दे रहे हैं और लोगों में भी आपको लेकर काफ़ी चर्चा है। ये चुनाव की आपकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, उसके बाद भी आपने नगर निकाय में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने का ये किस तरह से सोचा है और क्या आपका चुनाव लड़ने का मन हुआ, इसके बारे में आप बताएं। देखिए रवि भाई, मेरी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति नहीं है, लेकिन मैं इसको कोई ईश्वरीय कृपा मानता हूँ। पिछले लगभग 15 वर्षों से पता नहीं मेरे अंदर क्या जुनून आया और मैंने एक समाज सेवा करने का बीड़ा उठाया। व्यापार मंडल से जुड़ा, व्यापार मंडल में अपने सभी दुकानदार भाइयों का सहयोग मिला, आगे बढ़ा। उनकी समस्या को हमेशा मैंने अपनी समस्या मानकर कार्य किया, जिस कारण मेरे से लोग जुड़ते चले गए। व्यापार मंडल के बैनर पर लोग जुड़े, उसके बाद मेरे पास आसपास के गांव के मोहल्लों के लोग आने शुरू हुए, उनके काम हुए। उसके बाद कहीं ना कहीं कस्बा वासियों को, जो हमारी गरीब जनता है, देखो बड़ा आदमी अपना काम पैसे से किसी ना किसी तरह उनके पास 1000 तरीके के सोर्स होते हैं, वो करा लेते हैं। लेकिन मेरे पास जो गरीब तबका जिसकी कोई नहीं सुनता था, वो आना शुरू हुआ। मैंने उनके कार्य जिस स्तर पर थी, कोई मेरी ऐसी पावर नहीं थी हालांकि, लेकिन मेरे संबंध, चूँकि मैंने 15-18 साल पत्रकारिता में रहा, तो मुझे पुलिस से, अधिकारियों से बात करने का एक हौसला था। मुझे पता था कि कैसे बात होती है और कैसे हम अपने व्यक्तियों काम करा सकते हैं। लोगों के काम होते चले गए, जुड़ते चले गए। एक आया, दूसरा आया, उसको दूसरे में पता लगी, तीसरा आया। उसके बाद मैं लायंस क्लब से जुड़ा हुआ था होने के कारण मेरे पास एक दिन एक बड़ी बूढ़ी सी औरत आई। वो कहने लगी, बेटा मेरी आँख बनवा दे। हम अपने जितने कैंप भी लगाते थे वो कहीं बाहर लगाते थे। उसके बाद हमने सबसे पहला कैंप झिंझाना में लगवाया, जिस कैंप में लगभग हमारे यहाँ 250 मरीज आए और उसमें 55 लोग हमने ऑपरेशन के लिए छांटे। गाज़ियाबाद भेजा, गाज़ियाबाद ऑपरेशन कराया उनका। उन लोगों ने बड़ा दुआ दी। उसके बाद वो कैंप लगते चले गए और पिछले 4 सालों में 519 लोगों की आंखों का ऑपरेशन में निःशुल्क कराया, जिससे 5 पैसे नहीं लिए गए। इसी प्रकार फिर हमारा रक्तदान का कार्य शुरू हुआ। मैं खुद अपने आप में 21 बार रक्तदान कर चुका और लोगों को पता लगा, हमने ग्रुप में भी डाला, भाई किसी को किसी टाइम भी, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है, ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान का ही इंसान को चढ़ेगा, क्योंकि फैक्ट्री में आज तक बना नहीं। 1-2 लोगों को मिला, उसके बाद बहुत लोगों के फ़ोन मेरे पास ब्लड के लिए आने लगे। भाई साहब मेरा मरीज़ भर्ती है, मेरी पत्नी भर्ती है, मेरा रिश्तेदार भर्ती है, इनको रक्त की आवश्यकता है। शामली में 1-2 ब्लड बैंक से हमारा संबंध है, संपर्क है। हम उनको फ़ोन कर देते हैं, वो उनको, यदि वो और दूसरे लोगों को 2000 रुपये में देते हैं तो हमारे लोगों से और कम पैसे ले लेते हैं। और लोगों से वो दूसरे डोनर भी मांगते हैं, हमारे लोगों से डोनर नहीं मांगते। उसके बाद हमने झिंझाना भी रक्तदान शिविर लगाए, जिसमें एक रक्तदान शिविर में 75 लोगों ने रक्तदान किया, दूसरे शिविर में 55-60 लोगों ने रक्तदान किया। तो इसी तरह लोग जुड़ते चले गए। आशीष जी, जैसा कि नगर निकाय चुनाव में इस बार सामान्य अनारक्षित सीट को रखा गया है झिंझाना में, उसको लेकर कहीं ना कहीं आपके प्रति कस्बे में यह भी चर्चा थी कि भाजपा से आप चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भाजपा से टिकट कटने के बाद, जैसा कि आपने निर्दलीय नामांकन किया है, तो उसमें आप चुनाव को किस मजबूती से देख रहे हैं? देखिए, वैसे तो इस बार सिंबल पर मेरा अधिकार था। हमने भाजपा के लोगों से, अपने जिलाध्यक्ष जी से और अन्य पार्टी के लोगों से निवेदन किया
कि पिछली बार सीट ओबीसी में थी, आपने ओबीसी के विजेंद्र कश्यप को टिकट दिया, हमने अपने पूरे जी जान से उनको चुनाव लड़ाया। इस बार सीट सामान्य वर्ग में आ गई, अनारक्षित आ गई, इस बार आप हमें लड़ा दो। अगली बार चूँकि फिर ओबीसी आनी आरक्षित हो जाएगी तो हम चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन पार्टी ने पता नहीं क्या, पार्टी का मन शुरू से था कि यहाँ से किसी सैनी या किसी कश्यप को लड़ाया जाए, और उसी के तहत इन्होंने सुरेश पाल कश्यप जो अभी 6 महीने पहले चुनाव में बागी बनकर 2022 विधानसभा में खूब वीडियो पोस्टर अखबारबाजी खूब की, कहने लगे आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, और उन्होंने अपने समाज की बहुत भारी मात्रा में वोट का नोटा दबाया, जिस कारण हमारा यहाँ भाजपा का प्रत्याशी हार गया। आज पार्टी ने उसी प्रत्याशी को हमारे बीच में सिंबल देकर भेज दिया। तो कोई भी झिंझाना का व्यक्ति इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो लोग बहुत सारी तादाद में हमारे पास इकट्ठा होकर आए, उन्होंने कहा आशीष भाई आप बहुत मजबूती से हमारे बीच में खड़े, हमारी बात रखते हो, हम आपके साथ हैं, आप चुनाव लड़ो और हम तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। और वहीं से मैंने अपना नामांकन करने का निश्चय किया और मैं नामांकन कर चुका हूं और आपके बीच में हूं। लोगों का भरपूर समर्थन, सभी वर्गों का। सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने आज तक कभी भी जातिगत राजनीति नहीं की। मेरे पास जो व्यक्ति आ गया, वो हिंदू हुआ, मुसलमान हुआ, सैनी हुआ, कश्यप हुआ, बनिया, ब्राह्मण, कोई भी जाति का हुआ, मैंने कभी किसी से जाति की बात नहीं की, और इसी कारण से मेरा काफिला बढ़ता चला गया। जैसा कि चुनाव में सभी चुनावी अपने मुद्दों और वादों को लेकर चुनाव मैदान में होते हैं, और ज़्यादातर सभी अपने मुख्य जो वादे होते हैं बिजली पानी की समस्या को लेकर ही अपने मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करते हैं। तो आशीष जी, आपके ऐसे कौन से चुनावी वादे हैं जो सबसे हटके हैं? देखो, मेरा चुनावी वादा एक है, सड़क बिजली पानी का मतलब चेयरमैन नहीं होता कि चेयरमैन को यही काम है। मेरा मानना यह है, सड़क बिजली पानी तो जहाँ चेयरमैन या प्रधान नहीं होते वहाँ भी मिलती है। अब 6 महीने से हमारे यहाँ चेयरमैन नहीं है कोई, तो क्या हमें पानी नहीं मिल रहा? क्या हमें बिजली नहीं मिल रही? क्या सड़कें हमारी टूट गई? यहाँ के जितने भी अब तक चेयरमैन बने हैं ये केवल बिजली पानी और सड़क को ही विकास मानते हैं, लेकिन मैं इसे विकास नहीं मानता। ये कार्य तो सरकार करेगी हमारे लिए। हमारे उप जिलाधिकारी महोदय बैठे हैं, जिलाधिकारी महोदय बैठे हैं, हमारे यहाँ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी हैं, ये सब कार्य वो कर लेते हैं। लेकिन हम इससे अलग हटकर कस्बे के लिए क्या सोच रहे? आज तक किसी ने यहाँ डिग्री कॉलेज बनाने की नहीं सोची, आज तक किसी ने यहाँ से कोई सौंदर्यकरण की नहीं सोची, किसी ने यहाँ पे कोई बढ़िया कॉलेज बनवाने की नहीं सोची। नाला पटरी का आप जीवन देखो भाई साहब, वो कैसे लोग रहते हैं, इतना गंदा माहौल उस नाला पटरी का है। मेरा मन है वो नाला पटरी दोनों तरफ से बहुत सुंदर बने, उसमें कम से कम 5 फीट 6 फीट की दोनों साइड रेलिंग लगे, उसमें लाइटें लगे, बढ़िया सुंदर सड़क हो, आने जाने का वालों का मन भी लगे, और जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो भी लगे हाँ हम किसी कस्बे में रह रहे हैं। मेरा मन गाड़ी वाले से लेकर और अस्पताल तक कम से कम डिवाइडर बनवाने का है कि कम से कम वहाँ पे लोग, हमारे कस्बे की सुंदर, बाहर से लोग आए, हाँ भाई हम किसी कस्बे में घुसे। ये काम चेयरमैन ने करने का, लेकिन आज तक 50 साल के इतिहास में किसी ने नहीं किए। आशीष जी, जैसा कि 1860 से झिंझाना में नगर पंचायत का दर्जा है और बहुत चेयरमैन आए भी और विकास को लेके जनता से नए नए वादे भी किए, लेकिन वो उनसे कहीं भी पूरा नहीं कर पाए। जैसा कि कस्बे की मुख्य समस्या है कस्बे में बस स्टैंड का ना होना, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बस स्टैंड की जहाँ तक मुझे जानकारी है, बस स्टैंड की जगह छुटी हुई है। कई बार मैंने सुना पैसा आया, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि वो पैसा गया कहाँ, या तो उन्होंने वापस भेज देने का मन नहीं है, मंशा नहीं है। इसी प्रकार हमारा एक बहुत पुराना देवस्थान है मोहनजोड़। मेरी जानकारी के अनुसार उस मोहनजोड़ की सड़क 2-3 बार तैयार हुई बनने के लिए। पिछली बार सुना था उसका पैसा भी आ गया, लेकिन वो सड़क मोहनजोड़ की क्यों नहीं बन पाई, जबकि अन्य धार्मिक स्थलों की और सबकी सड़कें बनी हैं, और वो सभी का और सभी लोग कस्बे के, कोई ऐसा घर नहीं है वो किसी भी बिरादरी का हो, सब लोगों के वहाँ देवस्थान है, होली दिवाली सब लोग अपने देवस्थान पूजा करने जाते हैं, लेकिन आज तक वो सड़क इन पर नहीं बन पाई। अच्छा आशीष जी, जैसा कि आप लगभग 15 वर्षों से सामाजिक कार्यों में और कस्बे में सभी के व्यापारी वर्ग के और हर जाति के समय पर भाई किसी का कोई भी काम हुआ उसके लिए आप सदैव तैयार रहते हैं, तो जैसा हर गली में हर समाज में आपकी अपनी पैठ है, तो इसमें चुनाव में आप उसको लेकर क्या मजबूती अपनी मान रहे हैं हर समाज में? देखो, मैंने अपने जीवन में अपना एक एम बनाया, एक उद्देश्य मेरा ये है कि मेरे कस्बे का कोई गरीब व्यक्ति कम से कम वो दुखी ना हो, वो दुखी ना रहे। यदि वो बीमार है उसको इलाज मिले, यदि उसकी लड़की की शादी, मैंने यहाँ बहुत सारी लड़कियों की शादी में हमने कंट्रीब्यूशन किया। शामली में एक ग्रुप से जुड़ा हूँ, उन्होंने लगभग अब तक 300 लड़कियों की शादी में शादी का सामान दिया है। झिंझाना में मैंने 4-5 परिवारों में दिलवाया है, उसमें हमें भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, सभी लोग करते हैं। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हमारे कस्बे का विकास हो, हमारे कस्बे का कोई व्यक्ति दुखी ना हो। और रही बात 15 साल के कार्यकाल की, देखो मैं ये तो दावा नहीं करता कितने मिलेंगे, लेकिन मैं एक बात का दावा जरूर करता हूँ
कि हमारे कस्बे की कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई वार्ड, कोई वर्ग, कोई जाति ऐसी नहीं होगी जहाँ से आशीष मित्तल का वोट ना निकले। अच्छा, जैसे आशीष जी, अब चुनावी माहौल चल रहा है और चुनाव में सभी प्रत्याशी जनता को लुभावने वादे कर रहे हैं, लेकिन आपका कुछ हटके ऐसा कोई खास मुद्दा हो या किसी समाज को या कस्बे को अलग से संदेश देना चाहेंगे, वो आपका क्या? मेरा सभी लोगों से एक अपील है, मुझे जो वोट मिलेगा, क्योंकि मेरी जाति के हो सकता है यहाँ कम वोट हो, लेकिन मैंने कभी किसी जाति के लिए काम नहीं किया, मैंने सब जातियों के लिए काम किया, सभी धर्मों के लिए काम किया। हमने सुना है कि जब आदमी जीत कर आता है तो इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया। मैं 15 साल से लोगों के बीच में हूँ, सब लोगों के पास मेरे काम का रिपोर्ट कार्ड है, और मेरा मानना यह है, यदि लोगों को काम वाला व्यक्ति पसंद होगा, लोग ये सोचते हैं कि हमारा काम नहीं होता, मैंने सबके काम किए, यदि लोगों को काम वाला व्यक्ति पसंद होगा तो वोट मुझे ज़रूर करेंगे, और यदि काम वाले व्यक्ति की पसंद नहीं है लोगों की, तो फिर तो भैया ना मैं कर सकता कुछ, ना कोई और कर सकता। और एक बात और बता दूं, जितनी मजबूती से मैं अपने लोगों की बात रखता हूं, कोई बात नहीं हो सकता है जाति के आधार पर वोट बढ़ जाए या वो लोग कहीं दूसरी जगह चले जाए, सुनता भी रहता हूं मैं, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। देखिए, आदमी जीवन में कहीं ना कहीं एक बार थकता ज़रूर है। यह चुनाव मेरी थकान तय करेगी। यदि मुझे सम्मानजनक वोट नहीं मिले या मैं चुनाव हार गया तो ये बात ज़रूर हो जाएगी। दावा तो नहीं करता, लेकिन गरीब लोगों की बात उठाने वाला और उनकी कोई कहने वाला इस कस्बे में तो मिलने का नहीं, क्योंकि एक प्रत्याशी तो हमारे यहाँ है जो बाहर का रहने वाला है, दूसरा ऐसा है जो यहाँ का रहने वाला है लेकिन बाहर रहता है। 2 चुनाव वो लड़ने आए, चुनाव लड़े, अपना चले गए, और इस बार भी ऐसा ही होगा। तो ये लोगों को तय करना है कि मैं जातिगत आधार पर वोट करना है या मैं काम के आधार पर वोट करना है या ऐसे व्यक्ति को वोट करना है 24 घंटे हमारे दुख सुख में खड़ा है। ये मैं वादा करता हूँ, यदि लोगों ने मुझे यहाँ चेयरमैन बनाया, मुझे वोट दी, मैं 24 घंटे 7 दिन दिन रात उनकी सेवा में रहूँगा, उनके तत्पर रहूँगा। अब भी फ़ोन 12-12 2-2 बजे फ़ोन उठाता हूँ, 12-12 2-2 बजे लोगों के साथ थाने में जाता हूँ। यदि उनको ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है तो मुझे इस चुनाव में हारने का कोई दुख नहीं होगा। जैसा कि कस्बे में हम घूम रहे हैं और कस्बे में देख भी रहे हैं, नगर पंचायत चुनाव के जो अध्यक्ष पद का चुनाव है उसमें 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, और ज़्यादातर जो जितने प्रत्याशी हैं वो अपनी जातिगत और अपने समाज को लेकर अपनी मजबूती बना रहे हैं, जिसमें वो अपने दावे कर रहे हैं कि हमारी 2000 वोट है, हमारी 1500 वोट है। आप एक अग्रवाल समाज से आते हैं और जैसा सुनने में आया, बताते भी हैं कि अग्रवाल समाज की 500 वोट है, उसमें कहीं ना कहीं आपको ये देख रहे हैं कि अग्रवाल समाज तक ही अपनी बढ़त बना पाएंगे। इसमें आपको क्या? देखिए, कुछ लोग ने अपनी हार स्वीकार कर ली, और जब आदमी हार स्वीकार कर लेता है तो बौखला जाता है। वो बौखलाकर अनर्गल बातें कर रहे हैं। मेरे पास भी रात को एक दिन 1 बजे फ़ोन आया किसी व्यक्ति का, कहने लगे भैया देख लो, आपने पर्चा तो भर दिया, आप खनन का भी काम करते हैं, आप काटी का भी काम करते हैं, आप ये भी करते हैं, आप वो भी करते हैं। मेरा उनको एक ही उत्तर है, यदि मैं कोई गलत कार्य करता हूँ, आपकी सरकार है, आप मेरी CBI जांच कराओ, और यदि मैं दोषी पाऊँ या कोई ऐसा कार्य करूँ तो आप मुझे जेल भिजवा दो। मेरा जीवन बिल्कुल सफ़ेद है, कोई दाग नहीं है। इन बातों से उनकी वोटर बार बार वो अफवाह उड़ाने के आशीष ने मित्तल ने तो हमें समर्थन दे दिया। जी, जैसा कि सुनने में आया था अभी के भाजपा प्रत्याशी को आशीष मित्तल जी ने समर्थन दे दिया है, उसकी सोशल मीडिया पर भी कोई खबर वायरल हुई थी, इसमें क्या? मेरा एक संदेश है, इन्होंने कोई विजेंद्र भाई के चुनाव की पिछले साल की कोई फ़ोटो थी जिसमें शायद सुरेश पाल जी भी खड़े थे, मैं भी खड़ा था और विजेंद्र भाई भी खड़े थे। वो फ़ोटो डालकर इन्होंने वो दिखाया है कि आशीष मित्तल ने समर्थन दे दिया। उनको मेरा एक है, सत्ता भले ही तुम्हारी हो, लेकिन यदि आज के बाद इन लोगों ने कोई मेरी ऐसी पोस्ट डाल दी, इनके खिलाफ IT एक्ट में मुकदमा दर्ज कराऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे भी जेल जाना पड़े, उससे पीछे नहीं उठूंगा, लेकिन इनको सबक सिखाऊंगा इस बात का। ये झूठा प्रचार कर रहे हैं मेरे खिलाफ। और ये हमारे साथ में आशीष मित्तल जी थे, जिन्होंने नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद की दावेदारी करते हुए नगर में अपने चुनावी मुद्दों के बारे में हमें बताया। मैं